सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हम पढ़ रहे हैं नावल यारम सुमेरा हमीद। बहुत खूबसूरत नावल है और आज हम इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। आइए नावल शुरू करते हैं। कहा जाता है शादी एक ऐसा फरीज़ा है जिसकी अदायगी के दौरान आप फरिश्तों से अबदी मोहब्बत की दुआओं की तहाइफ वसूल पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शादी खुश नसीब लोग करते हैं। और कुछ ये भी कि कायनात में हकीकी जश्न का लम्हा दो दिलों के मुक़द्दस मिलन का लम्हा होता है और जायज़ होने की बड़ी अहमियत है। और इजाज़तनामे का बुलंद रुतबा है, बुलंद, बहुत बुलंद। और पाक किताबें और हिकायतें बताती हैं कि कायनात की अशरफुल मखलूक की अव्वलीन शादी अर्श खुदा पर अंजाम पाई और बाद अज़ां होने वाली हर शादी अर्श खुदा पर अंजाम पाई शादी का ही रुतबा पाती है। निकाह सबसे पाक और पसंदीदा रवायत। निकाह दो दिलों की फजीलत। और दास्तान यारम ये भी कहती है कि तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में रूपोश मुश्कबार परी अपनी बेहतरीन पोशाक में तवील मुसाफत तय करती है। इस मुश्क बंधन में बंधने वालों पर मुश्क बैद के खुशबूदार फूल बरसा कर जाती है और जाते हुए वो दुल्हा दुल्हन की मुस्कुराहटें अपनी मुट्ठी में कैद करके ले जाती है। और शादी अहद कदीम का वह अहदनामा भी है जिसका विर्द अहद जदीद में भी इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत से किया जाता है। मॉर्गन क्रिसमस की रात को ही आ चुकी थी। मामा मेहर ने उसकी शादी के लिए ठीक ठाक तैयारियां की थीं। कैम्ब्रिज में मॉर्गन ने शादी के बाद रहने के लिए जोश के साथ मिलकर एक छोटा सा घर लिया था जिसकी सजावट के लिए मामा मेहर ने पैसे मॉर्गन और जोश को दिए जो दोनों ने बहुत मुश्किल से कबूल किए। मॉर्गन ने शादी के लिबास, जेवरात, शादी के दिन और पार्टी के सब इंतजामात मामा मेहर की पसंद से किए थे। मामा मेहर के सामने इसकी मैं ख़त्म हुई जाती थी। मामा मेहर भी उनकी आंखों में पढ़ लेती थी कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं। माँ और औलाद का वो रिश्ता था जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती थी। अपनी शादी की तैयारी से ज़्यादा मॉर्गन को मामा मेहर के काम करने में दिलचस्पी थी। ब्यूटी सैलून जाने से ज़्यादा उसे ये फिक्र थी कि मामा मेहर ने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। कैम्ब्रिज के हज़ारों दास्तानें वो मामा को सुनाया करती और दोनों के कहकों से शटलकॉक गूंजा करता। मॉर्गन ने साधना और अमरहा को शहबालियाँ बनने के लिए कहा। अमरहा, जिसने पाकिस्तान में करीबी शादियों में शिरकत नहीं की थी, वो मॉर्गन की शादी के लिए इतनी पुरजोश थी जैसे उसकी अपनी शादी हो। लेडी मेहर ने शहबालियों के लिए सुनहरी रंग को पसंद किया था। साधना की सुनहरी साड़ी बनवा दी गई थी। शार्लेट और मॉर्गन की चंद सहेलियाँ जिनकी आमद मतवक्को थी और अमरहा के लिए अंग्रेज़ी तर्ज की टखनों तक लंबी फ़्रॉकें। फ्रॉक का ऊपरी हिस्सा कदरे चुस्त था जो नीचे आते आते लहरें बनाते घेरदार होता चला जाता था। ज़रा सी हरकत से इन लहरों में तलातुम पैदा हो जाता जो बहुत भला लगता था। सुनहरे मोतियों से फ़्रॉक की पुश्त को सजाया गया था और लहरों में इसे टांका गया था कि जुम्बश पर वो लहरों के साथ झिलमिल करते गुपचुप होने लगते। पीछे से फ़्रॉक का दामन ज़मीन को छूता था। इस पोशाक में वो ऐसी शहजादी लग रही थी जो रक्स का हिस्सा बनने के लिए बेताब है और जो बेकरारी से दालानों और सीढ़ियों से भागती हुई आती है और हॉल में रक्सा दायरे में खुद को शामिल कर लेती है। उसकी लंबी पतली गर्दन उसकी शान में इजाफा करेगी और मोर पंख पलकें उसका रक्स में साथ देंगी। इसकी साकन से आप पुतलियाँ सफ़ेद बिलौरी प्यालों में सतह आप पर तैरते फूल बन जाएंगी। उसके गुलाबी गालों की सुर्ख रोशनियों को मात देंगी। अपने ऊंचे कद को वो घुटनों से अपनी पोशाक को उठाकर ज़रा सा झुकाएगी और फिर अपनी बेनियाजी को बालाए ताक रखकर वो खुद से इकरार करेगी, हुस्न जिस सल्तनत का बासी है मैं उसकी मलका हूँ। अमरहा वो सब गरूर और तकब्बुर से हरगिज़ नहीं करेगी। शहबालियों का लिबास बिलाशुबा काफ़ी महंगा था जिसके लिए अमरहा से 1 पाउंड भी नहीं लिया गया था। लेडी मेहर की लाडली बेटी की शादी थी। बाकी जिन बच्चों ने शादियाँ की थी उन्होंने रजिस्टर मैरिज की थी। ये पहली शादी थी जो लेडी मेहर की ख्वाहिश पर इतने एहतमाम से हो रही थी। अगर मॉर्गन के बस में होता तो वो शायद 1 पाउंड भी अपनी शादी पर खर्च ना करती। मामा मेहर ने मॉर्गन को दुल्हन बने देखा तो वो बेख्तियार रोने लगी। वो मॉर्गन का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रहीं, उसे दुआएं देती रहीं, उसकी नज़र उतारती रहीं और मॉर्गन अपनी घेरदार सफ़ेद पोशाक को कारपेट पर फैलाए मामा मेहर के कदमों में बैठी उनके आंसू अपने हाथ में पकड़े टिश्यू से साफ करती रही। गुलाबी फूलों का दस्ता पकड़े कोने में खड़ी अमरहा इस मंजर को देख रही थी। उसे यकीन था अपनी आइंदा ज़िंदगी में वो इस खातून मेहर से ज़्यादा अजीम हस्ती से नहीं मिल सकती और ना ही वो खुद इन जैसी अजीम हो सकती है जिन्होंने हर कौम व नस्ल के बच्चे से वालिहाना प्यार किया है, उन्हें पाला, उन्हें अपना बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके ना होकर भी इन्हीं के हैं। वो इनकी हकीकी माँ बेशक नहीं है लेकिन हकीकी माँ से किसी सूरत कम भी नहीं है।
ये सब करते खातून महर ने बिलाशुबा दो रुतबे पाए थे, एक अजीम माँ होने का और एक अजीम इंसान होने का। उन्होंने इन सब के लिए खुशियों के सामान इकट्ठे किए, कामयाबी के भी। उनके लिए मोहब्बत को कभी तफरीक नहीं किया, वो इन्हें जमा कर करके देती रहीं, उन्हें ज़र्ब हो होकर मिलती रहीं। कायनात में ये खसूसियात सिर्फ मोहब्बत ही अपने नाम रखती है। ये देने से और ज़्यादा मिलती है। ये पलट कर वापस ज़रूर आती है, खसारे में रह कर भी फ़ायदे में रहती है। मोहब्बत जब खलूस दिल से इंसानियत के नाम की जाए तो ये अजीम बना डालती है। शादी का वक्त आ गया। शबालियाँ तीन तीन की कतार में दुल्हन मॉर्गन के पीछे दाएं बाएं अपने अपने गुलदस्ते पकड़े खड़ी हैं और चर्च के छत तक बुलंद होते दरवाजे के पास आकर खड़ी हो चुकी हैं। दुल्हन घबरा रही है और वो बार बार अपनी सांसें दुरुस्त कर रही है। हॉल में सब उसकी आमद के मुंतज़िर हैं। दुल्हन का इंतज़ार किया जा रहा है। बरतानवी मुआशरे में जहाँ 1 मिनट इधर से उधर होने नहीं दिया जाता, सिर्फ एक दुल्हन को 10 मिनट ताख़ीर की इजाज़त है। लेकिन अंग्रेज़ी खून की हामिल दुल्हनें 10 मिनट की ताख़ीर भी गुनाह समझती हैं। बरतानवी शहज़ादी लेडी डायना की बहू केट मिडलटन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने 1 सेकंड की ताख़ीर भी नहीं की थी। और वक्त की पाबंदी वही कौमें करती हैं जिन्हें वक्त पर मंजिल पर पहुँचने की जल्दी होती है। वो नहीं जिनकी कोई मंजिल होती है न मकसद। वक्त आए या जाए उनकी बला से, और वो क्या जाने वक्त किस कोहे नूर का नाम है। और ये खुशकिस्मती भी सिर्फ औरत के नसीब में लिखी गई है कि दुल्हन बने उसे किसी शहजादी और मलका से कम नहीं समझा जाता। औरतों को अपनी कम आएगी के रोने रोने छोड़ देने चाहिए। वो माँ बनती हैं तो वो सब रिश्तों से अलग ऊंचे मुकाम पर खड़ी तसव्वुर कर ली जाती हैं। एक कम अकल भी समझ जाता है कि औरत माँ बन जाए तो फिर कोई और उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बुलंदो बाला छत और कदम फूलों से सजी खिड़कियों से घिरे कदीम बरतानवी तर्ज तामीर के चर्च के सुर्ख कालीन पर सफ़ेद रंग की सिंड्रेला फ्रॉकें पहने और सर पर गुलाबी रिबन बांधे दो अंग्रेज़ बच्चियाँ अपनी फूलों की टोकरियों में से फूलों की पत्तियाँ निकाल निकाल कर दुल्हन मॉर्गन के आगे चलते हुए फेंक रही हैं। दुल्हन ने हॉल के खुले फाटक से अंदर कदम रखा। सबकी गर्दनें पीछे उसकी तरफ मुड़ी। ठीक उसी वक्त हॉल के अंदर पादरी से ज़रा हटकर पीछे 16 रुकनी वायलिन ग्रुप ने अपने साथ संभाले और नरमी से उन्हें छेड़ा। वो इस धुन को बजाने की तैयारी करने लगे जो फरिश्तों की दुआओं के साथ हमआहंग हो सके। ठीक इसी वक्त कोई तेज़ी से भागते काले सूट पर हल्के नीले रंग की टाई बांधते दुल्हन के पीछे 3 इधर और उधर कितार की सूरत चलने की तैयारी करती शबालियों के पीछे आया। अमरहा दाईं तरफ शार्लेट के पीछे आखिर में थी। सुनहरे पानियों से निकली एक अमरहा अरबी शहजादे के घोड़े से उतरा एक आलियान। वायलिन के धीमे सुर इसी वक्त दुल्हा दुल्हन से सजे हॉल में बिखरे। कैसी आमद थी आलियान की, वो सुर संगीत साथ लाया था। आहट पर अमरहा ने गर्दन मोड़कर देखा। वो जल्दी जल्दी अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार सूट और टाई पहनी है, क्योंकि टाई को वो ऐसे बांध रहा था जैसे गले में कोई फंदे को फिट कर रहा हो। उसे तो 1 हफ्ते बाद आना था। वो 1 हफ्ता पहले कैसे आ गया? अमरहा के पीछे चलते वो अपनी टाई के साथ मसरूफ़ था। शायद उसे भी खुद को हर सूरत दुल्हा की तरह खूबसूरत दिखना था। उसके बाल सलीके से जमे थे, उसकी आंखों की चमक खैरकुन थी और उसके जिस्म से ऐसी खुशबुएं के परवाने उठ रहे थे जो जज्बों से कशीद और एहसासात से मुअत्तर होते हैं। कहा जाता है कि शादी के दिन कोई मर्द और कोई औरत दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग सकते, और मेरा ये कहना है कि अगर कोई लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लगने की कोशिश करते हैं तो उनके मामले में शदीद गड़बड़ होती है। इसकी शादी नहीं भी होती और वो अपनी शादी जैसा खुश होता है। हंसने की बात नहीं भी होती और वो हंस रहा होता है। शदीद गड़बड़ का मामला होता है बिलाशुबा। मुझे बताया जाए कि दुल्हन कौन है? क्या सिर्फ सफ़ेद लिबास वाली? अमरहा के ऐन पीछे चलते मोतियों से गुंदे बालों से ज़रा पीछे, ज़रा करीब होकर सरगोशी में आलियान ने पूछा। अमरहा ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। वो सफ़ेद फूलों से सजे हॉल को देख रही थी और ऊंची छत से झूलते फानूस को, जिसकी रोशनी चर्च की वसतों को बकाए नूर बना रही थी, और फिर इन महानों को जो मसरूर थे और इन बच्चों को जो सिर्फ दुल्हन को देख रहे थे। और यूँ वहाँ वायलिन थे, कमकमे थे, फूल थे, कहकहे थे, दुल्हा दुल्हन थे, एक आलियान और एक अमरहा थे। और इस तकरीब को ख़ास होने के लिए और क्या चाहिए था? लेडी महर के सब बच्चे अपने अपने बच्चों, बीवियों और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मौजूद थे। बाकी जोश के घर वाले रिश्तेदार और दोस्त थे। काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सब दो अतराफ नशिस्तों पर बराजमान थे। अमरहा के पीछे से घूमकर मामा महर के हाथ को चूमकर आलियान जोश के पास गया।
अपना तारुफ करवाया और जोश के शबाला के साथ जाकर खड़ा हो गया। दुल्हन पादरी के सामने और दुल्हा के साथ आकर खड़ी हो गई। सब ताज़ीम में खड़े हो गए। फिर शादी की रस्म शुरू हो गई। इजाज़तनामा दिया जाने लगा। इजाज़तनामा दोहराया जाने लगा। शबालियाँ दुल्हन से पीछे हटकर कतार में खड़ी हो गईं। वो सब दुल्हा और दुल्हन को देख रही थीं। अमरहा वाजिद आज बहुत खुश थी। ये पहली तकरीब है जिसमें वो रोए बिना शरीक है, डरे बिना। अब इसे कोने में छुप कर बैठने की जल्दी थी न ज़रूरत। उसके लिए वक्त बदल चुका था। वो फूलों को थामे, गर्दन उठाए, मुस्कुराहट सजाए, खूबसूरत लग सकती है, खुश हो सकती है। वो खूबसूरत लग रही है, खुश तो वो बिलाशुबा बहुत है। इसकी पोशाक में लहरें जिस गीत की माला बुनने में मगन है, वो गीत वो भी चुपके से सुन रही है। उसकी आंखों की चमक अपनी ही जिन अदाओं पर फिदा है, वो इससे भी बाखबर हो रही है। जिस अदाए महबूबियत से वो रुख बदलने में मगन है, वो इससे भी अनजान नहीं है। मुश्कबार परी आ चुकी है और मुश्क बैद बरसा रही है। शायद वो थोड़ी सी और मेहरबान हो जाए और दुल्हन की तरह ही खूबसूरत लगने वाली अमरहा पर भी कुछ मश्क बैद बरसा जाए और दुल्हा की तरह खुश आलियान को भी मुअत्तर कर जाए। लेकिन अगर उसने ये काम नहीं किया था तो ये काम आलियान कर रहा था। उसकी भूरी आंखें सुनहरी होती जा रही थीं। अमरहा उससे ज़रा फासले पर सामने खड़ी थी। अमरहा को मालूम नहीं था कि वो दुल्हा के पीछे कहीं खड़ा है, और ना ही इसने मालूम करना चाहा। और आलियान को ये नहीं मालूम था कि उसके अलावा भी कोई हॉल में मौजूद है। दुल्हा, दुल्हन, अच्छा, और दूसरे लोग, क्या वाकई ये सब हॉल में मौजूद हैं? ऐसा होगा? मेरा नहीं ख्याल। और अब रोशनी के ज़ख़ीरों में कहकशाओं की आबोताब सिमटती आने लगी और चर्च के जगमग करते फानूस के ऐन नीचे बिछे सुर्ख कालीन पर खड़ा ग्रांट पर्निया के सर की तरफ झुकाने लगा। इस बार वो ग्लॉक्सीनिया को इसके नफासे से गुंधे मोती जड़े बालों में लगा रहा है और अब इसने पर्निया के हाथों को थाम लिया है और दुल्हन की तरफ देखने का इशारा कर रहा है। तुम मेरे लिए हमेशा इस पहले दिन की दुल्हन की तरह खूबसूरत और ख़ास रहोगी। इस बार तुम्हें इस अहदनामे को सबके सामने दोहराना होगा, पर्निया ने अदा से कहा। मैं आलियान के साथ इस अहदनामे को दोहराने के लिए तैयार हूँ। मैं अमरहा की तरह इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। पर्निया ने बालों में लगे ग्लॉक्सीनिया को मुहब्बत से छू कर कहा और साथ ही वो मुस्कुराई। वो मुस्कुरा सकती थी, इसके हाथ ग्रांट ने थाम रखे थे। आलियान मुस्कुराया। मुस्कुरा सकता था। उसकी आंखों ने सुनहरे रंग को थाम रखा था। गुलाबी फूलों के गुलदस्तों में मुस्कुराहट अटकी थी। झिलमिल करती मोती जड़ी लहरों में उसका दिल लुक चुप गुपचुप हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग कर जाए और वायलिन को अपनी थोड़ी तरह लेकर धनाधन कर डाले या छत के साथ झूलते फानूस के साथ झूल जाए और ऐलान करता फिरे, या कई सौ फूलों के गुलदस्तों को अपनी बाहों में भरकर सुनहरी पोशाक के कदमों तले ढेर कर दे। और ये भी कम था, ये सब कम था। सब कम ही होता है, सब कम ही लगता है। मोहब्बत ही सुरूज का जज्बा है कि सब अदायगियाँ तोला माशाही लगती हैं। उसके सब दोस्त उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे। वो खुश थी कि सब ने उसे याद रखा था, लेकिन वो किसी को भी ये नहीं बता सकी कि उसने सबको कितना याद किया था। उनके जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ था। मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। मोर्गन की शादी के बाद ही उनकी पहली मुलाकात थी। तो चलिए फिर। वो स्वीडन का पानी पीकर पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर आया था। कहाँ? होम कमिंग ड्रिंक के लिए। जो जा चुके थे, उन्होंने जो मैनचेस्टर में रह चुके थे, उनसे होम कमिंग ड्रिंक पी थी। खाने पीने का अच्छा अंदाज था। मैं किसी ऐसी ड्रिंक को नहीं जानती, वो साफ मुकर गई, जबकि वो वीरा एनोन को पिला चुकी थी। नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ। टोनी विल्सन कहता है, दिस इज़ मैनचेस्टर, वी डू थिंग्स डिफरेंटली हियर। तो जब हम घर वापस आते हैं तो इसे भी मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट करते हैं। तुम मैनचेस्टर में हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, सिर्फ 2 पाउंड की कॉकटेल और बस। यकीनन उसे सिर्फ ड्रिंक से दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे 2 पाउंड की कॉकटेल के लिए करीबी कैफ़े में ले आई, जहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट्स 2 पाउंड की कॉकटेल पी रहे थे। नए साल के लिए क्या क्या है दुबे किए हैं तुमने? सुस्ती ना करना और वक्त पर नोट्स बनाना, दूसरे सेमेस्टर्स में 80% रिजल्ट लाना, अज़्म से कहकर वो मुस्कुराने लगी। वो हंसने लगा, लेकिन अमरहा ने तो कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया था। अब तुम हंसे क्यों? क्योंकि तहकीक कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग साल के पहले ही हफ्ते खुद से किए अहद को भुला देते हैं और बाकी के 40% से ज़्यादा अफराद ये काम 6 माह के अंदर कर गुजरते हैं। मैं इन 60% में से हूँ, ना ही 40% में से, उसने अज़्म से कहा। मुझे फ़ख्र है तुम पर, उसने उसे चिढ़ाया। 2 पाउंड की ड्रिंक वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था कि वो ख़त्म ना हो जाए। तुम देख लेना, मैं शानदार कामयाबी हासिल करूँगी, उसने गर्दन अकड़ाई। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। स्वीडन का पानी उसे बुरी तरह से रास आया था।
तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। टेबल पर मुक्का मार कर उसने कहा। अगर मैं जीत गई? अमरहा ने उंगली उठाकर कहा। मुश्किल है। अगर मैं जीत गई? बोलो फिर। नामुमकिन है। दोनों शाने ना में हिलाए। अमरहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पाकिस्तान में ऐसे मौके पर कहा जाता था, तुम्हारे मुंह में खाक। वो ये बुड़बुड़ा कर रह गई। तो जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वो गले में फंदा डालकर छत से लटक जाना ही क्यों ना हो। ओह, इतना लायक समझता था वो अमरहा को। ठीक है, फिर 1.5 साल बाद मिलते हैं इसी मेज़ पर। तैयार रहना फंदा डालने के लिए। मतलब तुम 1.5 साल तक मुझसे नहीं मिलोगी? मैं चैलेंज वापस लेता हूँ। उफ, मतलब इस मामले को हम 1.5 साल बाद देखेंगे। ठीक है। वो मुस्कुराने लगा, चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट। अंग्रेज़ खुद को समझते क्या हैं? समझते हैं सब यही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं हम। खैर, अमरहा देख लगी इस अंग्रेज़ को अब। यूनिवर्सिटी फिर से आबाद हो चुकी थी। 17 जनवरी से इम्तिहानात शुरू थे। सब दिन रात पढ़ने में मसरूफ़ हो चुके थे। तो अभी इम्तिहानात में एक हफ़्ता था कि जनवरी की बर्फ़बारी में ईरान का मोहसिन रसूली और मिस्र का मूसा फ़ुटबॉल खेलना चाहते थे। इम्तिहान तो फिर आ जाएंगे, बल्कि साल में 2 बार, लेकिन ऐसी गज़ब की 100 साला रिकॉर्ड तोड़ती बर्फ़बारी शायद फिर ना आए। ईरानी और मिस्री यकीनन सोते में भी खुद को फ़ुटबॉल खेलते पाते होंगे और अपनी ज़िंदगी के ख़ास दिन शादी पर भी फ़ुटबॉल खेलने के बुलावे को रद्द नहीं कर सकते होंगे। मोहसिन रसूली ने 2 टीमें जमा कर ली थी मैच के लिए। बर्फ़ से अठे ग्राउंड में रात को मैच था। बर्फ़ का ढेर और इस पर फ़ुटबॉल मैच। वाह, तुम भी मेरे साथ खेलोगी? वीरा ने कहा। अमरहा हंसते हंसते बेहाल हो गई। क्या मुसीबत आ गई है तुम्हारी जान पर? वीरा ने घूंसा मारा उसकी कमर पर। मैंने कभी मोबाइल पर फुटबॉल गेम नहीं खेली, तो मुझे बर्फ़ पर खूंखार खिलाड़ियों के साथ खेलने को कह रही हो? यानी मेरी मौत बर्फ़ पर वाक़या होनी है। तो कौन सा खेल खेलती हो तुम? वीरा एक और घूंसा मारने के लिए तैयार हुई। लूडो, दादा के साथ। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी क्रिकेट, वो भी अगर कोई बच्चा गेंद करवाए। आहिस्ता से तो मैं बल्ला चला लेती हूँ। टेनिस बॉल से, हार्ड बॉल से बिल्कुल नहीं। तो तुम लड़कियां फारिग वक्त में क्या करती हो पाकिस्तान में? साइकिल तुम नहीं चलाती, दौड़ लगाने के लिए तुम्हें कहा तो तुमने इनकार कर दिया था। कोई गेम भी तुम्हें नहीं आती। खाने के अलावा कुछ करना आता है? हाँ ना, चुगलियाँ करना और बात बात पर लड़ना। अमरहा ने उर्दू में कहा और हंसने लगी। तो इम्तिहान 6 दिन बाद शुरू थे और वो मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों में एक वीरा थी और एक लॉ डिपार्टमेंट की विक्टोरिया। विक्टोरिया कॉरल की टीम में थी और वीरा मोहसिन रसूली की टीम में। जिस तरह की बमबार खिलाड़ी वीरा थी, उसे दोनों टीमें शामिल करने के लिए तैयार थीं, लेकिन वीरा ने चालाकी की, उसने मोहसिन रसूली की टीम में शमूलियत की। मोहसिन रसूली यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ुटबॉल के लिए ही तो मशहूर था और यूं उसके इम्कानात रोशन थे मैच जीतने के। 100-200 के करीब स्टूडेंट्स आए थे मैच देखने। दस्ताने पहने, मफलर लपेटे, कॉफ़ी पीते, मुंह से भाप उड़ाते, हर गोल पर ग्राउंड को सर पर उठा लेने वाले। अमरहा को भी पढ़ना था, लेकिन वो वीरा के लिए आ गई थी और अच्छा ही किया आ गई, वरना बर्फ़ के ढेर पर फुटबॉल के साथ बमबारी करती वीरा को कैसे देखती। मैच शुरू हो गया। अमरहा का हलक बैठ गया था चिल्ला चिल्ला कर। वीरा बर्फ़ के ढेर पर फुटबॉल के साथ ऐसे भाग रही थी जैसे लाउंज में कारपेट पर भाग रही हो। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि वो बर्फ़ में खुद को दफन कर लेगी, लेकिन हारेगी नहीं। कॉर्ल ने पहला गोल किया था और वीरा ने उसे ऐसे देखा था जैसे उसकी गर्दन दबोच लेगी। उसने गर्दन दबोच ली थी। उसने यके बाद दीगरे 2 गोल किए थे। मुखालिफ टीम की कमर तोड़ डाली थी। वो प्रेशर में आए और बहुत मुश्किल से एक और गोल करके हार गए। वीरा, वीरा, स्टूडेंट ने ग्राउंड सर पर उठा लिया। वीरा ने डेविड बेकहम की बेनियाजी और मेसी की छुपी रुस्तमी लिए स्टूडेंट्स को देखकर हाथ लहराया और अपनी दाईं आंख के कोने को रगड़कर कॉरल को देखकर आंख मारी। कॉरल को तो आगे लग गई। यूं कॉरल की टीम कॉरल की तरफ गुस्से में आकर भड़क गई और शायद वीरा यही चाहती थी। वो भड़क भड़क कर बर्फ़ पर गिरते जाते थे। मोहसिन रसूली की टीम फुटबॉल लिए लिए उड़ी जाती थी और वीरा बर्फ़ की पैदावार थी, उसे बर्फ़ पर हराना मुश्किल था। ये उसकी बेइज्जती होती और उसने रूस की बर्फ़ की इज्जत रख ली। वो लोग 3-2 से मैच जीत गए। अमरहा को बड़ी खुशी हुई, वीरा के जीतने की नहीं, कॉरल के हारने की। वो सब लोग ग्राउंड के गिर्द घेरा बनाए खड़े दोनों टीमों का मैच देख रहे थे। मैच ख़त्म हुआ तो सबको फिर से पढ़ाई याद आ गई और सब जल्दी जल्दी खिसकने लगे। अब अमरहा नेट के पास खड़ी मुंह खोले हंस रही थी। उसका जी चाह रहा था वीरा को कंधों पर उठा ले, वरना कॉरल को ही उठाकर फेंक दे, और नहीं तो पेट पकड़कर बर्फ़ पर लोट पोट होकर खूब हंसे। कुछ मैच उसने दादा को भी दिखाया था और वो भी वीरा वीरा चिल्लाकर लाहौर में बैठी वीरा का हौसला बढ़ाते रहे थे। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काफ़ी संजीदा लग रहा था, जैसे हार के बाद लोग लगा करते हैं।
हाँ आ रही है। अमरहा ने मुंह खोलकर एक और कहका लगाया। बुरा किया। आंखों को चिंधियाकर कॉरल ने इसे ताड़ा, जैसे कहा, अच्छा तुम ठीक है फिर। वैसे भी बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो चलो आज ही सही। वो चंद कदम आगे बढ़ा। अमरहा वीरा की तरफ जाने ही लगी थी, उसका ध्यान कॉरल की तरफ नहीं था। कॉरल ने एकदम से पलटकर पूरी कुव्वत से इसके सर पर हाथ में पकड़े फुटबॉल को दे मारा। अमरहा तवाज़ुन कायम न रख सकी और गिर गई। जैसे ही वो गिरी, कॉरल ने तेज़ी से उसके सर पर जमी सुर्ख ऊनी टोपी को खींचकर उसकी नाक तक घुसीट दिया। जी नाक तक। ये क्या बदतमीज़ी है, अमरहा चिल्लाई। ये भी बुरा किया अमरहा ने। कॉरल ने मुट्ठी भर बर्फ़ उसके चिल्लाते मुंह में ठूंस दी। अमरहा ने हाथ से बर्फ़ मुंह से निकाली। कॉरल ने तेज़ी से अपने गले में ऊनी मफलर को निकालकर इसकी गिरा बनाकर उसके दोनों हाथों में डाली और गिरा कस दी। वो जो उठने की कोशिश कर रही थी, वो और लुढ़क गई। ये क्या, टोपी नाक तक, बर्फ़ मुंह में, हाथ बंधे हुए। अब कॉरल ने किसी मशीन की तरह उस पर बर्फ़ उछालनी शुरू कर दी। अमरहा मुंह से बमुश्किल बर्फ़ उगल सकी। उसके दांत ठंड से टूट जाने के करीब थे और कॉरल मनहूस उसे बर्फ़ के ढेर में दफन कर रहा था, क्योंकि वो खुलेआम मुंह खोलकर हंस रही थी। अब जाहिर है हारे हुए लोगों को ऐसी हंसी बुरी भी लग सकती है। वीरा, अमरहा बमुश्किल चिल्लाई। वीरा ज़रा दूर मोहसिन रसूली के साथ मैच की सूरत हाल पर गौर कर रही थी और अमरहा की तरफ उसकी पुश्त थी। कॉरल किसी क्रेन की तरह उस पर बर्फ़ उछालता ही जा रहा था। उसने अमरहा को बर्फ़ के ढेर में दफना दिया। देखते ही देखते अमरहा बर्फ़ में। ये दिन भी देखना था अमरहा ने। जा अमरहा, तेरा कोई हाल नहीं। वीरा, वो फिर से चिल्लाई। उसकी आंखों पर टोपी थी और उसे नज़र ही नहीं आ रहा था कि वीरा कहाँ है। बर्फ़ का एक ढेर उसके मुंह पर आकर गिरा कि लो और चिल्लाओ। काश दादी का कहा सच होता, वो वाकई मनहूस होती और कॉरल के हाथ टूट जाते इसके साथ ये सब करते। कॉरल, वीरा की धाड़ सुनाई दी। उसने बढ़कर अमरहा के सर से टोपी उठाई और अमरहा ने देखा कि वीरा ने एक बेहद नाकाम कोशिश की अपनी हंसी रोकने की। वो गर्दन तक बर्फ़ में धंस चुकी थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी, होंठ नीले, और खुद वो गुस्से से नीली पीली लाल सब हो रही थी। जैसे ही वीरा ने टोपी उठाई, कॉरल और वीरा दोनों के कह के लापरवाह परिंदों की तरह फुर से उड़े और उड़ते ही रहे। दादा, आप ठीक कहते हैं, मुझे अमरहा नहीं वीरा होना चाहिए, अमरहा ने दिल में सोचा। जब वीरा उसे बर्फ़ से निकाल कर खड़ा कर चुकी तो कॉरल ने अमरहा की तरफ इशारा किया। मैच हो जाए, तुम और मैं। क्या बात की थी कॉरल ने, वो भी अमरहा से। उसे फुटबॉल नहीं आता, मुझसे बात करो। तुम परे रहो जिंजर बॉल, मुझे इस लॉस्ट डक से बात करने दो। द लॉस्ट डक? चुप। कॉरल की शक्ल देखने लगी। गुस्से में इतना लाल पीला होने के बावजूद वो उसके खिलाफ कुछ ना कर सकी। अफसोस, 20-25 मिनट के फासले से हम एक दूसरे के सर पर फुटबॉल की किक लगाएंगे। वक्त 10 मिनट। बोलो प्लूटो। सर पर लगा बॉल एक गोल होगा। प्लूटो, एक और नाम। प्लूटो खामोश खड़ा अंदाज़ा लगा रहा था कि क्या वो ये कर सकती है या नहीं। वो ये भी नहीं कर सकती थी, अंदाज़ा लगाया जा चुका था। चलो इसे और आसान कर लेते हैं। फासला 15 मिनट, वक्त 10 मिनट। नहीं, अमरहा ने इनकार करके जान छुड़ाई। फासला 10 मिनट। वो आज हर सूरत उसके सर पर किक लगाना चाहता था। नहीं, अमरहा ने ऐसे कहा जैसे शाह ईरान उसे अपना तख्त पेश करते हो कि आज से आप इसे संभालें, और वो कहती हो, नहीं भई, बस नहीं, कह दिया ना, बस नहीं। नहीं, कॉरल ने वाज़े दांत पर दांत जमाए और गुस्से को छुपाकर उसकी तरफ देखा। वो ये भी नहीं कर सकती जो 5 साल के बच्चे भी करके जी सकते हैं। कॉरल तो बस मौका चाहिए था इसका सर फोड़ने का, उसे बर्फ़ की मार मारने का। चलो 10 कदम। हारने वाले को बर्फ़ में गर्दन तक सुबह तक धंसे रहना होगा। जिंजर बॉल ने अमरहा को आंख मारी कि खेल लो, पर पागल थी क्या? अभी शेर के मुंह में हाथ डालने की हैसियत नहीं हुई थी उसकी। अमरहा के लिए मैं खेलती हूँ, वीरा ने हाथ उठाया। तुम्हारे लिए खेल बदल जाएगा। 20 फुट का फासला रखकर भागते हुए हाथ से हमें सर पर बॉल मारनी होगी। वक्त 10 मिनट। ठीक है। शाह ईरान का तख्त वीरा ने कबूल किया। स्टॉप वॉच अमरहा को देखकर उनका खेल शुरू हो गया। 20 फुट का फासला रखकर फुटबॉल को दरमियान में रख दिया गया। फुटबॉल पर पहले कॉरल झपटा, वीरा भागी, लेकिन कॉरल ने फुर्ती से उसके सर पर बॉल दे मारी। फिर बॉल वीरा के हाथ आ गई। उसने कॉरल का निशाना लिया, लेकिन कॉरल जुल दे गया। बॉल कॉरल के हाथ आ गई। वीरा को बॉल को अपने सर पर लगने से बचाना भी था और बॉल को अपने काबू भी करना था। बर्फ़ पर फिसलते गिरते बॉल पर झपटते मुकाबला 90 मिनट में 4-5 का था। कॉरल 5, वीरा 4। 10वें मिनट में कॉरल ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से चकराकर बर्फ़ पर गिरी। आखिरी मिनट, अमरहा चिल्लाई। वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गोल कर सकती थी ना।
ग्राउंड में चंद स्टूडेंट्स मौजूद थे जो वीरा और कॉरल की मस्तियां देख रहे थे। उनका ख्याल था वो मजाक में कोई खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड्स अमरहा फिर जोर से चिल्लाई। वो भागते वीरा के करीब जा चुकी थी। कॉरल इनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। उसने कॉरल के सर पर दे मारी, लेकिन कॉरल फिर बच गया और वो बॉल पर झपटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा ही रहा था कि वीरा भूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, अमरहा भाग! कहते वो खुद भी बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरहा भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा के कहते ही इसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरहा! वीरा चिल्लाई। कॉरल उनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह लपका। अमरहा ने अपनी लाहौर में खाई खुराकें जिंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी। लेकिन कहाँ वीरा और कहाँ अमरहा। अमरहा बर्फानी चीता थोड़ी थी। जितनी मर्जी सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाई हों, उनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया था ना। भागी तो वो कभी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उससे ना बर्फ़ मिली थी, ना कॉरल नामी बला जो इनके पीछे भाग रही थी। वीरा के साथ भागते अमरहा मुंह के बल गिरते गिरते कई बार बची। अमरहा गिर जाती, कॉरल मौत इसे पीछे से आ लेती तो बहुत ही बुरा होता। कॉरल कहीं पीछे बर्फ पर फिसल कर गिर गया था, वरना वो इनसे 10 कदम पीछे ना होता। वीरा अपनी साइकिल पर झपटी और इसे चिल्लाया। अमरहा चलती साइकिल पर बैठी। वीरा ने उसे चलती साइकिल पर बैठना और उतरना सिखाया था। उसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती हैं। इमरजेंसी कॉरल में ये बात काफ़ी काम आ रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को सुपरसोनिक बनाया और ये उड़ा दिया। वीरा! कॉरल की आवाज़ उनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया, कौन वीरा? वीरा चिल्लाई और ये जा वो जा। जब वो कॉरल की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस कर उसका बुरा हाल था। बर्फ से ढके झुके मानचेस्टर में इनकी हंसी के कमकमे जल बुझ रहे थे। अमरहा शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी इतना हंसी होगी। इसका पेट फटने के करीब था। तुम हार कैसे गई? अमरहा ने उसकी कमर पर चुटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू जिंजर बॉल! कभी इंसान हार भी तो जाता ही है ना। वैसे अगर मैं जीत जाती तो कॉरल ने भाग जाना था। हम इस जिन को बर्फ़ में धंसा सकते थे भला? मेरी दादी का मानने मनहूस हूँ। मेरी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। आग लग जाती है, तबाही बर्बादी ऐसा सब हो जाता है। अमरहा दरअसल उसे अपने हारने की वजह बता रही थी। अच्छा, तुम तो बड़े काम की हो फिर। तुम वाइट हाउस के सामने एक घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब बराबर क्यों नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई वैसी ही हो तो सच तुम हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका चुको तो रूस आना। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें। गार्ड ऑफ ऑनर? अमरहा फिर से हंसते हंसते बेहाल होने लगी। इसकी नहूसत को गार्ड ऑफ ऑनर? कमाल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है वीरा। तुम हो, मैं हूँ, बर्फ़ है, मैनचेस्टर है और तुम्हारी साइकिल। मेरे लिए इतने ख़जाने थे ज़िंदगी के पास। सबसे बड़ा ख़जाना कॉरल। हाँ हाँ हाँ। हंसते हंसते वीरा साइकिल गिरा बैठी। दोनों सड़क पर गिर गई। उन्हें हल्की सी चोट भी आई, लेकिन इस चोट की परवाह किसे थी। वो दोनों तो सड़क पर गिरी साइकिल के पास हंसने में मसरूफ़ थी। कॉरल का नाम लेते ही हम गिर गए। उफ, असल में मनहूस तो कॉरल है। अमरहा को बड़ी खुशी हुई कॉरल को मनहूस साबित करके। उसने जैसे अपनी मनहूस होने का बदला कॉरल से लिया और अपनी सारी रोशन ख्याली के बावजूद वो दादी की तरह पूरा जोर लगाकर कॉरल को मनहूस साबित करने के लिए भी तैयार थी, बल्कि इस काम के लिए पार्ट टाइम करने के लिए भी तैयार थी। सारी यूनिवर्सिटी अमरहा के ख़ानदान की तरह जब उसे मनहूस मनहूस कहा करेगी तो अमरहा के अंदर ठंडक ही ठंडक फैल जाया करेगी। आह, काश ये दिन देखना अमरहा के नसीब में हो। काश ये दिन जल्द ही आ जाए, बल्कि आने ही वाला हो जब सब कहा करें, कॉरल दी मनहूस मारा। मैं हड़बड़ा कर उठा। आज तो मेरा पहला पेपर है। घड़ी और खिड़की दोनों की तरफ देखा। ओ गॉश, शाम के 5 बज गए। खुदाया, मेरा तो पहला पेपर था। मैं तो रात भर पढ़ता रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आखिर? यानी मेरा पेपर गया? यानी अब यूनिवर्सिटी का डीन भी मुझे फेल होने से नहीं बचा सकेगा? मैं इतना वक्त सोता कैसे रह गया? क्या मैं सारी रात पार्टी करता रहा? सारा दिन सोता रहा? नहीं, मैं तो ऑली कॉमन्स में था। नहीं, शायद मैं तो लाइब्रेरी में था। ओ गॉश, मैं कहाँ था? आखिर कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ था? मैं निचले फ्लोर पर शावीज़ के कमरे की तरफ भागा। उसका दरवाज़ा धड़धड़ाया। शावीज़, मैं कल रात कहाँ था बड़ी? जल्दी बता। उफ, शावीज़ भी सो रहा था। मेरी तरह उसका इम्तिहान भी गया, वो भी फेल। मुझे क्या पता तुम कल रात कहाँ थे, सोने दो मुझे। शावीज़ अंदर से ही चिल्लाया। तुम्हारे भी पेपर गया या दे कर आए हो? मैं उसके कमरे के बंद दरवाजे के पार चिल्लाया। पेपर? वो तो सुबह है, अब दफान हो जाओ।
सुबह तो गुजर गई, शाम के 5 बज रहे हैं। तुम ठंडे पानी में डुबकियाँ क्यों नहीं लगाते? सुबह के 5 बजे हैं, शाम के नहीं। ओह अच्छा, सच में। ओ गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये कैरल है, एग्ज़ाम्स के बेजा दबाव का शिकार बेचारा स्टूडेंट। यानी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इस देव का नुज़ूल हो चुका था जिसे एग्ज़ाम के नाम से याद किया जाना भी पसंद नहीं किया जाता था। हाफजा साथ होते हुए भी साथ नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको कहीं देखा है, अपने फ़ैशन और मलबूसात के लिए मशहूर लिंडा। तुम 4-5 महीने पहले लाइब्रेरी आई होगी। हाँ ही तो थी, एक मैगज़ीन चाहिए था। पर आपको कैसे मालूम हुआ? सारा सेमेस्टर छोड़कर सिर्फ इम्तिहानात के दिनों में लाइब्रेरी आने वाले मुझसे यही कहते हैं। आपको कहीं देखा है। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात में आकर भी तुम यही कहोगी। मैं थक जाता हूँ बार बार इस सवाल का जवाब दे देकर। इसलिए अभी से बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरियन हूँ और मैं लाइब्रेरी में देखा और पाया जाता हूँ। आँख कान जुबान दिमाग, खास कर बालों में से तोते कैसे उठते हैं, कभी देखा? नहीं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से इम्तिहानात के दिनों में मिले। आई नो, यूनी म्यूज़ियम। सारा, आमदिन। म्यूज़ियम? यूनी में म्यूज़ियम है? सारा, इम्तिहानात के दिन। दिलो दिमाग पर ऐसे सवालात का गलबा रहता है जिनका कम से कम इम्तिहानात से ताल्लुक़ होता है। ओह, शेक्सपियर को क्या ज़रूरत थी इतना कुछ लिखने की? एक आध ड्रामा काफ़ी नहीं था? जोनाथन 40% बमुश्किल लेने वालों में से। कौन शेक्सपियर? डैनियल, मैनचेस्टर के हर क्लब और बार के बारे में जानने वालों और 40% के ख्वाब देखने वालों में से। मेरे चचा, जोनाथन गुस्से में। तुम्हारे चचा ड्रामा लिखते हैं? किस थिएटर में लिखते हैं इनके ड्रामे? 2 टिकटें मिल जाएंगी? एक और। तुम डब्बा क्यों खा रहे हो? ओक हाउस हॉलमेट। मैं तो पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। बेहद लाइक फाइक लंबा सा पतला सा स्टूडेंट क्रिस। तुम पिज़्ज़ा डब्बे समेत क्यों खा रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। ये देखो। ओह, मेरी प्लेट में ये डब्बा कहाँ से आ गया? गोल गोल चश्मा, मलफूफ आंखें बाहर को। तुम्हारे मुंह में भी डब्बे का कुछ हिस्सा है। और खुदा के लिए क्रिस, इस खिड़की को बंद कर लो तुम। ओक हाउस के वो वाहिद स्टूडेंट होगे जो इतनी ठंड में खिड़की खोल कर पढ़ रहा है। खिड़की? ओह, तो ये खिड़की है। मैं भी सोच रहा था मेरे सारे कपड़े कहाँ गए। और मेरे जूते भी। मज़ीद, यूनिवर्सिटी में नए नए आने वाले यानी फ्रेशनर्स। जब मैं स्कूल में था तो 70% मार्क्स लिया करता था। इस पर भी मुझे दुख से कई कई रातें नींद नहीं आया करती थी। दूसरे फ्रेशर के सामने ज़माने स्कूल की तारीख बताते हुए। इम्तिहानात के दिनों में 4 महीने पुराना फ्रेशर। मुझे लगता है 40% भी बुरे नहीं हैं। ठीक है, इतने भी ठीक ही होते हैं। सिर्फ मसरूफियत की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। ये जैक्सन था जो मुझे रात रात भर बाहर रखता था। इम्तिहानात के बाद जैक्सन से दोस्ती बस ख़त्म, पक्की ख़त्म। बल्कि अभी से क्यों नहीं, वादा, पक्का वादा। आईने के सामने खड़े होकर बातें करते हुए। तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ? दरवाजे में नमूदार होता है जैक्सन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपको मेरे साथ मज़ा आया या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।